अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिप्टी इन एक्शन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट यूसरत लाइन। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक जहांगीर हुसैन बारा, चेयरमैन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन पंजाब। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, इन्होंने कब ज्वाइन की और अपने तरक्याती कामों में किस तरह पेश है आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी आप बताएं कि पीटीआई को आपने कब ज्वाइन किया? हाँ नहीं, ये तो 2015 से हमने, ये बल्दियाती इलेक्शन जो हुआ था उस वक्त हमने ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ओवरसीज अपने लिहाज से कैसी एक अपनी मतलब रखती है कि इसको आप किस तरह चला रहे हैं, या आप इसमें क्या क्या काम किरदार, कौन कौन से किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए जी, इसमें जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो एक पाकिस्तानी ओवरसीज कमीशन का पोर्टल बना हुआ है, उसके ऊपर वो अपनी एप्लीकेशन अपलोड करते हैं, चाहे वो इधर से करते हैं या रिटर्न लिख के हमारे दफ्तर में पहुंचा दें, तो फिर उसके ऊपर हम प्रोसीडिंग करते हैं, जिसमें चूंकि ये कमेटी एक बाकायदा पंजाब असम्बली से कानून के तहत बनाई गई है, जिसमें इसके चेयरमैन जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं पंजाब के, उसमें वाइस चेयरमैन वसीम रामे साहब हैं, और बाकी वो नीचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग-अलग कमेटियां बनी हुई हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लाहौर की जिम्मेदारी मेरी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर मेरे साथ वाइस चेयरमैन हैं, और पुलिस के जो सीसीपी हैं वो मेंबर हैं हमारे। इस तरह जितनी पुलिस की जितनी भी डिवीजन है उसके अंदर जितने भी एसपी हजरात, डीएजी हजरात बैठते हैं वो सब हमारी कमेटी का हिस्सा हैं। जितने भी सरकारी मशीनरी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारी इसका हिस्सा है इस कमेटी का। और इसमें हम जब वो कोई एप्लीकेशन देता है तो हम फिर पूरी एक कमेटी के सामने जो रिस्पोंडेंट होता है उसको बुलाते हैं, और बुला के फिर उनकी हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाते हैं। उसमें फिर अगर किसी के ऊपर कोई ये बात प्रूफ हो जाए कि उसने किसी के मकान पर, किसी के जायदाद पर कब्जा किया है, तो फिर उसका फौरी तौर पर एक्शन होता है, उस बंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, या फिर उसको वो मकान, वो जायदाद छोड़नी पड़ती है। इस तरह ये वर्किंग करती है। ज्यादातर किस किस्म के केसेस आपके सामने आते हैं? ज्यादातर हमारे पास केसेस प्रॉपर्टीज के हवाले से हैं, क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई बगैर सोचे समझे किसी न किसी को अपनी प्रॉपर्टी, कीमती प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर दे देते हैं, या उसमें किसी अपने अजीज को उसके हवाले करके वो यहाँ से चले जाते हैं। तो बाद में वही जो उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई या कोई चाचा मामा फूफा, मसलन इस तरह के करीबी रिश्तेदार, वो काबज हो जाते हैं और फिर वो बेचारे अदालतों में आते हैं, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम सिस्टम इतना पेचीदा है कि जिसमें फिर वो इंसाफ लेना वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर बन जाता है। तो हम इसको इसी तरह करते हैं कि फिर दोनों पार्टियों को बुला के, तो उसमें फिर जो बंदा नाजायज काबज होता है उसको कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी इसके हवाले कर दें, वरना फिर उसके ऊपर कानूनी एक्शन फौरी तौर पर लिया जाता है। ये आपके इस काम में पुलिस और अदालत का कितना राय? इसमें देखें जी, जब एक चीज ये स्टेबल हो जाती है कि जी वाकया ही किसी ने किसी की जायदाद पर कब्जा किया हुआ है, तो पुलिस को फिर इंक्वायरी मार्क की जाती है। वो इंक्वायरी करने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर देते हैं। बाकी जो अदालती सिस्टम है कि कुछ लोग जिनके केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं, तो इस पर हुकूमत पंजाब ने उनके लिए उनको ये फैसिलिटेट किया है कि लाहौर के अंदर 5 सिविल जजेस को डिप्यूट किया गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के ही केस सुनेंगे, और इसमें कोई लंबी चौड़ी तारीखें नहीं डाली जाती। उसमें विद इन 6 मंथ उन्होंने फिर वो जजेस ने फैसला करना हो। तो उसके बाद फिर अगर कोई अपील में जाता है तो सेशन में ये जजेस, एडिशनल सेशन जजेस की एक टीम बनी हुई है। उसके अलावा फिर हाई कोर्ट के अंदर भी 3 जजेस को जो है ना वो डिप्यूट किया गया है कि जो सिर्फ ओवरसीज के केसों को समाअत करते हैं, और उसके ऊपर क्विकली फिर एक्शन होता है। तो इसमें यह है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता कई चीज़ें ऐसी थी जो इसमें खामियां थी, तो उसको दूर करके हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज को जल्द अज जल्द जो है ना इंसाफ भी मिल सके, और उनकी जो
प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा हुआ है फिर उनके हवाले हो जाए। मोटरवे ज्यादती केस में वजीर आजम ने आज एक बिल की मंजूरी दी है, आपके पास भी प्रॉपर्टी के अलावा ऐसे केसेस आते हैं? देखें जी, यहाँ पे ज्यादातर इस तरह के केसेस तो नहीं आते, लेकिन यह है कि मीडिया के ऊपर ये इस तरह के केस रिपोर्ट होते हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये किसी मुआशरे के अंदर इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती कि जब ये जो सानिया ये हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और ख़ास तौर पर इसमें बाद में जिस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमारे मीडिया ने, हमारी इंतज़ामिया ने और हमारे मुआशरे ने जिस तरह इसको देखा है, तो मैं समझता हूँ उससे उस फैमिली या उससे रिलेटेड जो जितने भी लोग हैं उनको ज़हनी तौर पर भी बड़ी इस चीज़ की तकलीफ हुई है। इसके साथ साथ इस मुआशरे के अंदर इस तरह की कोई पुलिस के अंदर या दूसरे महकमों के अंदर जिन लोगों के वो बयानात आए और जिसके ऊपर फिर हमारे इस सिस्टम के अंदर लोगों ने उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया है, वो जाहिर है एक जेन्युइनली एक मैं समझता हूँ कि हर बंदे की वो ये केस के हवाले से हर एक के जज्बात उसके साथ इतने अटैच हो गए थे कि हर एक ने उसको इस तरह लिया है कि जिस जैसे उसका अपनी जाती माँ बहन या बेटी के साथ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जो जिन लोगों ने ये ज्यादती की है उसको मैक्सिमम सजा और मिनिमम टाइम के अंदर, यानी ये नहीं है कि ये सालों केस चले या अदालतों के अंदर वो शेल्टर लेकर साल तक। मैं समझता हूँ कि हमारे इस वक्त जो पाकिस्तानी कवानीन है उनके उसके मुताबिक बड़े अच्छे कानून मौजूद हैं कि ज्यादा सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। तो बजाय इसके कि कोई नया कानून बनाया जाए, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर फौरी तौर पर आप जो है ना इसको स्पेशल कोर्ट में ट्रायल करके इसके ऊपर इसको फौरी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। यही मेरी सजेशन है। इस केस को बहुत से लोगों ने नेगेटिविटी में लिया है और बहुत से लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो आप हमारी यूथ विंग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, नेगेटिव और पॉजिटिव का तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं समझता हूं कि हमारे इस मुआशरे के अंदर ये जो वाक़या है, ये तो अक्सर लोग कहते हैं कि जंगल का कानून, जंगल में भी इस तरह नहीं होता। यानी जंगल के अंदर भी जानवर जो है ना वो इस तरह की हरकत नहीं करते। जो बाहैसियत इंसान और बाहैसियत अशरफुल मखलूकात होने के, ये मैं समझता हूं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है खास तौर पर, और वो बच्चे कि जो शुरू से अपने माँ बाप और मुआशरे के उस तबके के अंदर पल बढ़कर बड़े होते हैं कि जो क्रिमिनल माइंड होते हैं और क्रिमिनल जराइम उनकी खून के अंदर बिल्कुल रच बस जाता है, तो वही मुआशरे के वो गंदे कीड़े जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिससे फिर पूरा का पूरा मुआशरा और पाकिस्तान की बदनामी हुई है इस केस के हवाले से। तो मेरा तो ख्याल है कि इसमें आने वाली जो हमारी यूथ है, जो हमारी नस्ल है, तो इसको जिस तरह उन्होंने रिएक्शन दिया है, आप देखें ना सोशल मीडिया के ऊपर, आप ने देखा होगा कि हर एक ने इसको अपना जाती केस समझा है और इसके ऊपर बड़ा गुस्से का इजहार किया है, नफरत का इजहार किया है। तो ये तो जिंदा मुआशरे की एक मिसाल है कि मुआशरे के अंदर इस तरह की बुराई को देखने के बाद रिएक्शन जो आया है, मैं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान की गैरत और शर्म और हया आज तक कायम है, और हमारा जो नौजवान है इस चीज को वो महसूस भी करता है कि हमारी पहचान और ख़ास तौर पर इस्लामी मुआशरा होने के साथ साथ एक इस्लामी मुमलकत होने की वजह से भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुआशरे के अंदर इस तरह की काली बेड़ें, इस तरह के जराइम करने वाले लोगों को बेनकाब भी करें, और किसी भी इलाके में अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा होता है तो उसके ऊपर हम उस मजलूम फैमिली के साथ या उस विक्टिम के साथ फौरी तौर पर खड़े हो जाएं।
حکومت ریسنٹلی ایشوز پہ بہت جلد ایکشن ہو لے رہی ہے. حکومت کی 2.5 سالہ کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہی تھا جب 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے بعد جس طرح اس ملک کے اوپر وہ قرضوں کی بھرمار تھی، اور ان حالات کے اندر آپ کے پاس آپ کی جی ڈی پی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سیونگ کتنی تھی، ان سب چیزوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ اس گورنمنٹ نے ان بڑے محدود وسائل کے اندر جس طرح سروائیو کیا ہے، اور آج آپ کی جو معاشی پہیہ ہے اس میں بہتری آئی ہے، آپ کا جی ڈی پی بڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بے شک مہنگائی ہوئی ہے تھوڑی سی، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مہنگائی تو لازم و ملزوم ہے کہ یعنی آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کے ایک دم سے ساری چیزوں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح اس ملک کی جس حالات کے اندر باغ ڈور سنبھالی تھی، اس وقت یہ بالکل کریش ہونے کے قریب تھا. یہ جہاز ڈوبتی ہوئی کشتی تھی جس کو سہارا عمران خان کی صورت میں ملا، اور آج پوری دنیا کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان برے حالات کے اندر بھی پاکستان نے اپنے وجود کو، اپنے معاشی وجود کو منوایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جو مستقبل ہے وہ اس کا روشن ہے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ حکومت، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اور خاص طور پر اس کے اندر جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے. آج اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا جی اتنے صوبے کے آئی جی بدل دیے، چیف سیکرٹری بدلتا ہوں، کہ یہ ایک زندگی کی علامت ہے. آپ جب دیکھیں کوئی بندہ کام نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ دوسرے کو آنا چاہیے. اگر وہ نہیں کام کرتا تو تیسرے کو آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک بندہ چھوڑ کے بعد یہ انتظار کریں وہ کتنا اس کا بیڑا غرق کرے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے، اب دیکھیں نا وزارتوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے نام تھے، اسد عمر صاحب، خان صاحب رائٹ مین مانے جاتے تھے، لیکن جب وقت آیا اور دیکھا کہ وہ اپنے اس شعبے کے اندر کام نہیں ٹھیک کر رہے تو ان کو ریموو کر دیا گیا، ان کی جگہ پہ دوسرا بندہ لے آئے. اسی طرح باقی بھی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونے بھی چاہیے. اور جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں اور کمپرومائز کرنے کی صورت میں جو نقصانات ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کمپرومائز نہ کر کے چیزوں کو تھوڑا چینج کر کے اس کے اندر اگر بہتری لائی جاتی ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. جی ناظرین، میں اپنے خصوصی مہمان ملک جہانگیر حسین بارہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے 110 نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کیمرہ مین اکمل کے ساتھ اللہ حافظ.